चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दो तरीके के हमारे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एक जो सेक्शन 10 के अंदर आते हैं और एक हैं जो सेक्शन 10 के अंदर नहीं आते लेकिन तब भी वो एसेंशियल्स हैं। तो सबकी बात करते हैं। अभी हम लोग पहले बात करते हैं सेक्शन 10 के अंदर जो आते हैं। तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 क्या कहता है? ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। क्या मतलब है? ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, मतलब सारे ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर वो फ्री कंसेंट से बन रहे हैं या फिर फ्री कंसेंट के साथ साथ पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए या और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, और उसको वर्ड भी डिक्लेयर नहीं किया गया और लॉ के द्वारा। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो जितने भी एसेंशियल सेक्शन 10 के अंदर दिए गए हैं वो इस डेफिनेशन के अंदर सारे कवर हो जाते हैं। तो अगर आपने ये एक डेफिनेशन याद कर ली तो आपको हेडिंग वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है। ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not expressly declared to be void। तो इसमें एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, पार्टीज कॉम्पिटेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये हमारी सारी सेक्शन 10 के अंदर की एसेंशियल्स एलिमेंट है। तो वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन 10 के अंदर क्या क्या आ रहा है? फ्री कंसेंट, एग्रीमेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जैसे कि अभी हम लोग ने इस डेफिनेशन के अंदर देख लिया था। तो अभी हम लोग फर्स्ट एक एक करके डिस्कस करते हैं फ्री कंसेंट के बारे में। फ्री कंसेंट क्या बोलता है? टू फ्री कंसेंट बोला टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंटेड व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब क्या बोला? दो या दो से ज़्यादा लोग अगर सहमत होते हैं किसी चीज़ के बारे में, सेम थिंग इन द सेम सेंस का मतलब क्या है कि आप भी वही समझ रहे हो जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मैं भी वही समझ रहा हूँ जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब सर क्या मतलब ये कि आप बेच रहे हो जैसे कि सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर आती है, आप बेच रहे हो सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर, तो मेरे को भी पता है कि सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर बेच रहे हो, उनको भी जो बेच रहा है उसको भी पता है कि जो है मैं सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर बेच रहा हूँ। तो ये क्या है? ये क्या हमारा? यही हमारा है सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है। तो टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंटेड व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक डेफिनेशन और आती है, कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट, मतलब कंसेंट को बोला जाएगा फ्री कंसेंट है कब? इफ दे आर नॉट कॉज्ड बाय कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक एज पर सेक्शन 14। तो मतलब क्या बोला कि कंसेंट आपकी फ्री है, कब फ्री होगी? अगर वो इससे कॉज नहीं है, किससे? कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कोरिजन मतलब, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब, ये सारी पे मैं एक टॉपिक बना दूंगा वीडियो। ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा तो जैसे कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सारी कॉन्ट्रैक्ट को जो है वॉइड कर देती हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो इलीगल भी कर देते हैं, कुछ वॉइड भी कर देते हैं। ठीक है, वॉइडेबल भी हो जाता है इस दोनों के अंदर। ठीक है। तो ये होता है। अब इसको हम एग्जांपल समझ लेते हैं फ्री कंसेंट को। ए एग्री टू सेल हिज कार टू बी। ए owns 3 car and want to sell the Maruti. B think he is buying his Honda. Here A and B are not agree upon the same thing in the same sense, hence there is no consent and subsidiary no contract। मतलब क्या बोला है इसमें? बोला है कि ए एग्री हुआ कार बेचने के लिए बी को। ठीक है। ए कौन सी कार को ओन करता था और कौन सी कार को बेचना चाहता था? मारुति को। लेकिन बी को लगा कि जो है वो होंडा खरीदने जा रहा है। मतलब ए बेच रहा है मारुति, बी को लग रहा है मैं होंडा खरीदने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया था कि ये लोग क्या है, ये लोग सेम मतलब जो है ये एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं हो रहा है यहाँ पर। मतलब सेम थिंग सेम सेंस है ही नहीं। वो मारुति सोच रहे हैं, वो होंडा सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये फ्री कंसेंट नहीं होगा। फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो बात है नेक्स्ट अपने हेडिंग पे, जिसका ना जो सबसे पहले हमारा आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी साइड ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब एक मतलब जब हमारा ऑफर आया, ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया तो वो हमारा प्रॉमिस बन गया, तो एक तरीके से वो एग्रीमेंट बन गया। ठीक है। उसमें अगर इन्फोर्सिबिलिटी को जोड़ दें तो हमारा एग्रीमेंट बन जाएगा। तो जरा सी डेफिनेशन है, इसको याद करने में इतना कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहा है वो पहली बात तो मेजोरिटी एज का होना चाहिए। मेजोरिटी एज का क्या मतलब है कि 18 साल से ऊपर का होना चाहिए।
ठीक है सर, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि मेजोरिटी का क्या इंपॉर्टेंट है, अगर छोटा बच्चा कॉन्टेक्ट करेगा तो क्या वो वैलिड होगा, क्या नहीं होगा, है ना। और वो पता नहीं उसके ऊपर दबाव बना करके करा जा रहा हो, या फिर वो उसको इतनी बुद्धि ना हो कि किस चीज़ को कितने में खरीदना है। इसलिए अपने लॉ ने बना रखा है कि मेजोरिटी एज तो कहीं चाहिए चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। ठीक है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस ही है, जिसके केस में जो है मतलब जो है उनके पेरेंट्स वगैरह भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बच्चे के बिहाफ में, लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग का क्या है कि मेजोरिटी होनी होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहा है, तो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। दूसरा बोला गया है साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है कि माइंड मतलब साउंड माइंड का मतलब है कि व्यक्ति पागल ना हो एक तरीके से, मतलब सोच समझ रखते हो, समझदारी हो उसके अंदर, समझने के लिए वो मतलब ऐसा ना हो कि उसका दिमाग थोड़ा सा हटा हो। हटा इन द सेंस, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा मतलब मतलब माइंडली डिसेबल होते हैं, तो वैसा ना हो, साउंड माइंड होना चाहिए, अच्छा माइंड मतलब नॉर्मल माइंड होना चाहिए जैसे ह्यूमन बीइंग का माइंड होता है। ठीक है, पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि मतलब कोर्ट ने या लॉ ने उसको उस व्यक्ति को ऐसा ना घोषित कर दिया हो कि जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या ये जो है मतलब जो है ये मतलब जो है इस पे जो है आप इसका इसके ऊपर कोई मतलब इस ये कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। मतलब जो सब्जेक्ट है उस पे ऐसा ना हो कि कोर्ट ने पहले बोल रखा है कि अगर इस केस पे अगर ये बंदा करेगा कॉन्ट्रैक्ट तो इसको माना नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं उन पे भी ऐसा मतलब जो है गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है सारी सिचुएशंस। ठीक है, तो अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी कॉम्पिटेंटिव कॉन्ट्रैक्ट में। पहला तो मेजोरिटी होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, और तीसरा नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लॉफुल होना चाहिए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, इतना तो पता ही। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, मतलब आप किसी चीज़ के आप जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके पीछे आपको भी कुछ मिलना है, और जो सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपसे उसको भी कुछ मिलना है, तो ये कंसिडरेशन होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए। An agreement which is enforceable when each of the parties to it give something and get something in return। ठीक है, the payment of money is common form of consideration, but it may also consist of an act of forbearance and a promise to do or not to do something। consideration must be real, valuable and lawful। क्या बोलना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, इन्फोर्सेबल होना चाहिए। ठीक है, समथिंग कुछ ना कुछ तो आपको बदले में मिलना चाहिए और सामने वाले को भी मिलना चाहिए। अगर किसी एक को भी नहीं मिल रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन का एसेंशियल एलिमेंट है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि मतलब जो कंसिडरेशन किस चीज़ का भी हो सकता है, कंसिडरेशन ये भी हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि आपको ये काम करना है या आपको ये काम नहीं करना है, इसके ऊपर भी कंसिडरेशन हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ तो आपको भी बेनिफिट होना चाहिए, और कुछ ना कुछ उनको भी होना चाहिए जो सामने वाली पार्टी है। ऐसा कुछ ना हो कि सब बेनिफिट सामने वाले का ही हो रहा, आपको कुछ हो ही नहीं रहा है, ओ बस आप काम किए पड़ो। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ को बोला जा रहा है नॉट टू डू समथिंग, तो नॉट टू डू समथिंग में भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। ठीक है ना, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन। ऐसा ना हो कि मतलब ऐसे ऐसे कंसिडरेशन है जो मतलब पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जैसे बोला गया है कि अगर तुम ये काम मेरा पूरा कर देते हो तो मैं जो है चाँद चाँद सितारे तोड़ के तुम्हें दे दूँगा। तो ये कंसिडरेशन क्या इल्यूज़री है, मतलब ये रियल नहीं है। तो कंसिडरेशन ऐसा ना हो फिर आप बोल दो कोर्ट में जाकर के कि कंसिडरेशन तो सर था, उन्होंने बोला था चाँद सितारे तोड़ के लाएँगे, कंसिडरेशन तो था। तो ये सब कोर्ट बोलेगा कि ये तो इल्यूज़री है ना, आपने बोला था, जो चीज़ आपने बोली वो तो इम्पॉसिबल है, वो आप कर ही नहीं सकते हो। तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, वैल्यूएबल एंड लॉफुल होना चाहिए। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं और अच्छे से। A promised to maintain B as child and B promised to pay A 1000 rupees yearly for the purpose. Here the promise of each party is the consideration for the promise of the other party. They are lawful consideration। मतलब क्या बोला है, A ने प्रॉमिस किया है बी के चाइल्ड को कि A प्रॉमिस टू मेंटेन बी एस चाइल्ड। ए ने प्रॉमिस किया है कि वो बी के बच्चे को संभाल के रखेगा, और बी ने प्रॉमिस किया ठीक है अच्छा तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपये साल का दूंगा। तो वो उसकी केयर कर रहा है, उसके बदले उसको 1000 रुपये मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉफुल कंसिडरेशन हो गया प्रॉपरली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको सबको सबको मैं रिप्लाई करता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा मैं आप लोगों की कोई सॉल्व कर सकूँ। उसके बाद हम लोग एक नया दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसी में। ए प्रॉमिस टू मेंटेन बी। ठीक है ये तुम्हारा हो गया था। ए प्रॉमिस टू ऑब्टेन फ्रॉम बी एन एम्प्लॉय इन द ऑफ द पब्लिक सर्विस एंड बी प्रॉमिस टू पे 1000 रुपीज़ टू ए।
मतलब क्या बोला, ए ने प्रॉमिस किया है टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस का मतलब यहाँ गवर्नमेंट हो गया। ए ने प्रॉमिस किया है कि आपको बी को मैं जो है वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूंगा, और बी में प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा ए को, अगर वो ऐसा कर देता है। तो एग्रीमेंट इज वर्ड, एग्रीमेंट वर्ड हो जाएगा। क्यों? आप बोलोगे सर क्यों वर्ड हो जाएगा, वो सरकारी नौकरी में उसको दिलवाना चाह रहे हैं। तो आप खुद ही बताओ, सरकारी नौकरी पीछे कितने सारे लोग मतलब पीछे पड़े रहते हैं, और वो इतनी आसानी से किसी को दिलवा दे रहा है, तो यानी कि ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। जो लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तो वो इसका मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो इस वजह से क्या है कि ये इलीगल है एक तरीके से। इलीगल नहीं मतलब इन द सेंस ये वॉइड ही रहेगा, इलीगल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये वॉइड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है? तो इस वजह से क्या है, ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि तुम मेरे को पैसा दो, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा। ठीक है? इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को भी रखा है कि इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अगर जिसने जिसने प्रीवियस ईयर के एमटीपी वगैरह लगाए होंगे, तो आप देखा होगा उसमें एक दो क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। और समझ लीजिए जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बहुत कठिन माना जाता है एक तरीके से। उसकी इसका इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कितना सिंपल है कि इसमें लॉफुल कंसिडरेशन की मिसिंग है। द एग्रीमेंट इज void एज अ कंसिडरेशन फॉर इट इज अनलॉफुल। अच्छा हाँ, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल बताना चाहता हूँ। ये एक चीज़ में और भी काम करता है, रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रीस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के अंदर भी ये मतलब फॉलो करता है ये वाला एग्जांपल। तो ये भी इसमें भी फॉलो करता है और लॉफुल कंसिडरेशन में भी फॉलो कर सकता है। A promised to obtain from B an employment of the public service, and B promised to pay 1,000 rupees to A. The agreement is void as a consideration for it unlawful. अब आते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। सारे एग्रीमेंट लॉफुल हैं अनलेस, कब तक? जब तक कि वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं किए गए हों, या सच ऑफ नेचर दैट इट परमिटेड इफ यू विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ इज फ्रॉडुलेंट, इन्वॉल्व और इम्प्लाई इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर पर्सन। द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कोई एग्रीमेंट मत करो कुल मिलाकर के जो कि लॉफुल नहीं हो। सिंपल सा मतलब, ऐसा कोई एग्रीमेंट मत करो जो मतलब जो है लॉफुल नहीं है, उसको आप ऐसे एग्रीमेंट पे आप ध्यान मत दो, मतलब ऐसा एग्रीमेंट आपको नहीं करना है। ठीक है? या फ्रॉडुलेंट है, जिसको पहले ही से लॉ ने इम्पोज कर रखा है कि भाई ये सारे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो अलग हो जाओगे। और इस तरीके से में लिखा हुआ है इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो जो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल उन्होंने देखा था ना एम्प्लॉयमेंट वाला, वो क्या था? वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी था, पब्लिक पॉलिसी के अपोज में था। ठीक है? तो वो सारे हमारे लॉफुल नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल आ स्टोलन कार टू बी। मतलब एक ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, वो कौन सी कार बेचेगा? जो कार उसने चोरी करी है बी को बेचेगा। तो अब ये क्या है? इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एज इट इज एज इनलीगल टू सेल आ स्टोलन कार। तो ये क्या दिया हुआ है? इलीगल दिया हुआ है कि आप किसी की चोरी हुई कार को बेचो। तो ए कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के लिए कर रहा है कि वो अपनी चोरी हुई कार को बेचेगा बी को। तो ये क्या हो गया? अवॉइडेबल हो गया, अवॉइडेबल। अच्छा, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आप लोगों को डिफरेंस अगर नहीं पता है तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है? तो वॉइडेबल का मैं आपको अभी शॉर्ट फिल्म मीनिंग बता देता हूँ। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि जो एग्रीव पार्टी कौन है? जो बेचारी पार्टी है, जो बेचारी जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके पास ऑप्शन है या तो वो वो कॉन्ट्रैक्ट को डिसमिस कर दे, और उस पे जो उसने पैसा दिया उसको क्लेम कर ले, और या फिर उसको वो होने दें। जैसे कि यहाँ पर इस केस में ए ने बोला है कि चोरी हुई कार को बी को बेच रहा है। ठीक है? अगर बी को पता चलता है कि उसने चोरी हुई कार मेरे को बेच दी है, तो वो या तो पूरा पैसा ले सकता है, चोरी की कार वापस कर सकता है, और या फिर वो सोचता है, वो ये भी कर सकता है कि अरे यार चलो चोरी की कार है ना, हमें क्या करना, हमने तो पैसे दिए, हमने तो चोरी करी नहीं, तो वो रख भी सकता है। तो ये टोटली अग्रीव पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो उस केस को कैसे ले जाते हैं। तो वॉइडेबल का मतलब ही क्या होता है कि मतलब एक पार्टी के लिए ये जो है टोटली डिपेंडेंट है। वॉइड माने तो क्या है कि दोनों लोग ही कुछ नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया। बट वॉइडेबल में ऑप्शन होता है अग्री पार्टी के पास कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दे या फिर उसको वॉइड कर दे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट में हम लोग देखते हैं नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ऐसे एग्रीमेंट जो कि लॉ ने पहले डिक्लेयर कर रखे हैं कि इस तरीके का एग्रीमेंट करोगे तो वो पहले से ही वॉइड होंगे। हाँ, ये थोड़ा बहुत सिमिलर है लॉफुल ऑब्जेक्ट के तरीका, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट मतलब है। द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड अंडर द सेक्शन 24 से लेकर के 30 तक दिया हुआ है। स्पेसिफाई सर्टन टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट दैट हैज बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, in agreement in restraint of trade, and agreement of by way of vigor have been expressly declared to be void। तो ऐसे एग्रीमेंट जो मतलब कि पहले से गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ऐसे एग्रीमेंट करोगे तो आप जो है वॉइड है। तो अब जैसे कि कौन सा है, जैसे पहले बोला गया रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मतलब किसी की शादी को रुकवाने का आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो।
है ना? तो ये क्या है? ये वॉइड होगा भाई, पहले से वॉइड होगा। अब बोल रहा हो कि तुम मेरे को 10,000 रुपये, तुम्हारी मैं शादी रुकवा देता हूँ। अब अगर बाई चांस उसने 10,000 रुपये नहीं दिए, शादी रुकवा भी दी गई, अब तुम जाके केस करोगे जाकर के, तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज को जो कि गवर्नमेंट द्वारा पहले से डिक्लेयर है कि ये वॉइड है, उसको आपने फॉलो किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दिया हुआ रीसेंट ऑफ ट्रेड, मतलब कि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और आप इसका कॉन्टेक्ट करोगे, इसका बिजनेस जो है नहीं होने देंगे हम, इसका बिजनेस को नहीं करना है, ये पर्टिकुलर बिजनेस वो कर ही नहीं सकता है। तो ये सारी क्या रीसेंट ऑफ ट्रेड के अंदर फॉलो होते हैं। कभी इसमें अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसको इन डेप्थ में मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद होता है एग्रीमेंट बाई वे ऑफ फिगर हैव बीन एक्सप्लिसिटली, तो मतलब ये 3 ऐसे एग्रीमेंट है जहाँ पर आपको कि आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा, ऑलरेडी वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नॉट अंडर सेक्शन 10, बट स्टिल एसेंशियल्स दिए हुए हैं ये सारे। ठीक है, सेक्शन 10 के अंदर नहीं आते हैं, बट ये एसेंशियल्स दिए हुए हैं। तो अभी इनको हम लोग एकदम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इतना कुछ बड़ा है नहीं है। मैं आपको एक एक हेडिंग से समझाता चलता हूँ। टू पार्टीज, मतलब आप खुद ही सोचो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 2 पार्टीज तो चाहिए चाहिए ना। आप सिंगल खड़े हो तो ना कोर्ट मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई एक व्यक्ति तो चाहिए ना जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करो, तो 2 पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये एसेंशियल्स के अंदर आ रहा, आप समझ रहे होगे। उसके बाद बोला गया इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि लीगल मतलब ऐसा केस हम लोग मतलब ऐसा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करें जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कुछ भी इलीगल टाइप का हो ही ना, लीगल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए हमारे ऊपर भी और सामने वाले के ऊपर भी। ऐसा कोई भी हम लोग फॉर्म ना करें, ऐसा भी कोई हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ना करें जो कि इलीगल हो। अगर करेंगे तो फिर वो पेनल्टी डिफरेंट डिफरेंट लगेगी, और जो भी प्रोविजंस दिए होंगे लॉ के द्वारा वो आपको सारे मतलब आपके ऊपर सारे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का क्या मतलब होता है? एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन नॉट वेग और इंडेफिनेट, मतलब ऐसा मतलब सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब सिंपली इतना है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर रहे हो, ठीक है ना, उसका मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि मतलब पूरा नहीं है, आपने पूरी चीज़ नहीं बताई है, आपने आधी अधूरी चीज़ें बताई हुई हैं। जैसे आपने बोला हो कि मैं कार तो बेचूंगा, अब लेकिन मैं कार कौन सी बेचूंगा ये आपने बताई नहीं है। तो ये क्या सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मिसिंग है। आपने बोला मैं घर तो बेचूंगा, लेकिन मैं जो है दिल्ली के अंदर एक घर बेचूंगा, लेकिन अब यही क्लियर नहीं कि दिल्ली के अंदर कौन सा घर बेचेंगे। आपने बोला हुआ है कि मेरे को ऑयल दे दो, लेकिन आपने यही नहीं बताया कि मेरे को कौन सा ऑयल दे दो, मेरे को मतलब कौन सा ऑयल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए, या डीजल ऑयल चाहिए, कौन सा ऑयल चाहिए, ये तो आपने बताया ही नहीं है। तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब इतना ही होता है कि आपने उसको मतलब उसने आपने उसको क्लियर ही नहीं किया है, मतलब आपने उसको स्पेसिफाई नहीं किया है कि मैं कौन सा पार्टिकुलर चीज़ चाहिए, इसलिए बोला गया एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए, नॉट वेग और इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या? ऐसा कंटेंट करना चाहिए जो कि पॉसिबल हो कि परफॉर्मेंस हो जाए। ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो परफॉर्मेंस ना हो सके। मतलब आपने बोला है कि अगर अगर आप तुम हमको अगर मैं जो है पूरे इंडिया का एक चक्कर, पूरे इंडिया का बोला, मैं पूरे वर्ल्ड का नाव द्वारा चक्कर लगा लूँ 10 बार, तो आप मेरे को 20,000 रुपये दोगे। तो अब ये क्या पॉसिबल है कि आप एक नाव से पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा लो? पॉसिबल ही नहीं। 20,000 क्या 20 लाख भी कोई देगा तो भी पॉसिबल नहीं है ना। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि एक काम करो, तुम मेरे को अपनी कार दे दो, मैं तुमको जो है सितारे ऊपर जो दिख रहे हैं ना रात के समय, उसको तोड़ के ला के देता हूँ। तो ये क्या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ही नहीं, मतलब इसको परफॉर्म आप कर ही नहीं सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आप पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस को आप देख सकोगे इजीली, जहाँ पर परफॉर्मेंस आपको पढ़ के ही लग जाएगा कि यार ये तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब ये परफॉर्म हो ही नहीं सकता है तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि जब ये परफॉर्म हो नहीं सकता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को आप कैसे ही मतलब करा लोगे, तो ये होगा ही नहीं। तो पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए जो कि पॉसिबल हो कि इसको आप परफॉर्म कर सको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको भी आपको मतलब फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को हम लोग पूरा, जैसे कि हम लोगों ने बोला है लीगल हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, तो वैसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरा न करना चाहिए। जैसे कि अगर आप कार लेन देन कर रहे हो तो उसका प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको आपको पूरा फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो तो उसका लीगली पूरा सब उसमें, मतलब कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसको हमने देखा होगा, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना लिखा पढ़ी होती है काफ़ी, तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही होती है, तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होना आवश्यक होता है। तो ये हमारा पूरे सारे एसेंशियल्स कवर कर दिए मैंने सेक्शन 10 के अंदर जो आ रहे थे और जो सेक्शन 10 के अंदर नहीं आ रहे थे, तो अब इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है, टोटली मैंने सारा कवर कर दिया है। तो अगर आप मतलब कॉलेज की तैयारी कर रहे होगे तो उसके लिए तो ये बहुत सफिशिएंट है।
मतलब बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद, मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया उल्टा, क्योंकि उसमें तो इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक लॉ के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या फिर आप सीए फाउंडेशन या सीए से कुछ भी एलएलबी वगैरह करो, उसमें अगर पूछे जाने वाला तो ये पूरा इन डेप्थ है। बाकी अगर आप चाहो तो इसकी जो ये पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं जो कि सेक्शन 10 के अंदर फॉल नहीं करते, इनकी पार्टिकुलर जाकर डेफिनेशन देख सकते हो। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता है कि, मतलब आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया जो सेक्शन 10 के अंदर फॉल करते हैं, उसको तो बिल्कुल आपको मतलब समझ ही लेना है। ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।